हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बीएड के कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग अधिगम एवं शिक्षण, जो बीएड का थर्ड पेपर है। उसमें से मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करा दिया है, 3 यूनिट कंप्लीट करा दिया है। उसमें आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो तीसरा यूनिट है उसमें क्या था, इफेक्टिव लर्निंग क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के जितने भी पोर्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरीज होती है, वो सारे जो है अब मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चौथा यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का अंडरस्टैंडिंग टीचर्स एंड टीचिंग। इससे पहले जो आपका थर्ड पेपर में जो 3 यूनिट है उस 3 यूनिट में यही सिखाया गया है कि लर्निंग किस तरीके से किया जाएगा, अधिगम को कौन कौन सी थ्योरीज प्रभावित करती है और किस किस चीजों से अफेक्टिव बनाया जाता है अधिगम को। पहला दूसरा और तीसरा जो यूनिट है आपका वो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। अब जो हम लोग समझेंगे, जो चौथा यूनिट होता है उसमें हम समझेंगे कि टीचिंग क्या होता है और टीचर्स क्या होते हैं, यानी कि शिक्षण एवं शिक्षक क्या होते हैं उसको समझेंगे। और मैं एक बात आपको बता देता हूं कि यहां पर जो मैंने लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया है, जो मैंने कंटेंट इसमें इंक्लूड किया है, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और जितनी भी किताबें आप खोल के देखोगे सिर्फ आपको कंफ्यूजन मिलेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से इसको डील करना है, कैसे आप इस तरीके से लिखें कि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो, 110% आपको मार्क्स मिले। वो सारे विधि मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो सारे तरीके मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई होप कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इस टीचिंग में और शिक्षण में, और कुछ भी नहीं है। तो इसको समझते हैं कि क्या होगा आज। इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचर्स एंड टीचिंग, यानी कि शिक्षक एवं शिक्षण को समझना, शिक्षक एवं शिक्षण की समझ क्या होती है उसको समझेंगे। चलते हैं हम कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर किस तरीके से इसको समझा जाए। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। किसका, टीचिंग का। टीचिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अदर पर्सन, यानी कि बाय विच जिसके थ्रू से वन पर्सन हेल्प्स अदर पर्सन अचीव नॉलेज, स्किल्स, लेसन, इंस्ट्रक्शन, इंस्पायर, एप्टीट्यूड, गाइडेंस, है ना। उसके बाद है आपका चेंजिंग इन बिहेवियर। कहने का क्या मतलब है यहां पर कि एक पर्सन के थ्रू से टीचिंग क्या होता है, जिसमें कि एक पर्सन के थ्रू से दूसरे पर्सन को क्या दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, स्किल दिया जाता है। स्किल यानी कि आपको कौशलता दी जाती है। लेसन यानी कि पाठ पढ़ाया जाता है। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेशन देना, यानी कि हिदायत देना, हुक्म देना, है ना, नसीहत करना, तरबियत देना। इसके बाद होता है आपका इंस्पायर। इंस्पायर का क्या मतलब होता है कि आप उससे जो है बहुत इंस्पायर होते हो, ऐसी चीजें सिखाते हैं। एप्टीट्यूड दिखाया जाता है, आपको गाइडेंस दिया जाता है, यानी कि मार्गदर्शन दिया जाता है आपको। उसके बाद क्या देखा जाता है कि एक्सचेंजिंग इन बिहेवियर, यानी कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को ये सारी चीजें सिखाता है, ये सारी चीजें कराता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि टीचिंग कराया जा रहा है, टीचिंग हो रहा है। एक वर्ड में अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं तो ज्ञान को प्रदान करने का जो प्रक्रिया होता है, ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसी को शिक्षण कहा जाता है। ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को शिक्षण कहा जाता है। और शिक्षक कौन होता है, शिक्षक वो होता है जो स्टूडेंट को ज्ञान देता है, जो स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन करता है, जो स्टूडेंट को नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन सिखाता है। और शिक्षण क्या होता है, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के तत्व आपको किताब में हजारों तरह के मिलेंगे, आपको उसमें नहीं पढ़ना है। आप बस यहां समझ लो कि कौन से तत्व आप लिखेंगे अपने कॉपी में कि आपका जो आंसर है 110% इफेक्टिव हो। देखो, इसको आप समझ लो, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके एलिमेंट को, इसके कंपोनेंट्स को बहुत अलग अलग भागों में बांटा है। उन सारे भागों को मैं इजीली तरीके से आपको समझा देता हूं। देखो, कुछ विद्वान लोग इस तरीके से मानते हैं, ये मानते हैं कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन होते हैं। एक तो टीचर होते हैं, दूसरा होता है स्टूडेंट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दूसरा एक दूसरे से सीखता है। टीचर भी स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट भी टीचर से सीखता है। स्टूडेंट किस तरीके से सीखता है टीचर से आपको पता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट से कैसे सीखता है, ऐसे सीखता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, बच्चा कितना जान रहा है, बच्चा कौन कौन चीजों को और जानना चाहेगा, ये सारी चीजें टीचर स्टूडेंट से सीखता है। उसके बाद में और क्या होता है, यहां पर कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें करिकुलम भी इसका क्या है, कंपोनेंट्स है। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ विद्वान लोग ये भी मानते हैं कि इसका एनवायरनमेंट या भी इसका ही एलिमेंट है, यानी कि कंपोनेंट्स है। उसके बाद कुछ विद्वान ये मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि स्कूल भी इसी का कंपोनेंट है। और उसके बाद सोसाइटी भी इसी का कंपोनेंट है। क्यों इस तरीके से मानते हैं, देखिए
हम कोई भी चीज जो सीखते हैं ना अपने विद्यालय में, अपने पाठ्यक्रम में, वो किसका भाग होता है? वो सोसाइटी का होता है। कहने का मतलब है कि हमारा शिक्षण, हमारा पाठ्यक्रम, हमारा करिकुलम सिलेबस किसको कॉपी करता है? हमारे सोसाइटी को। जैसे कि पहले के दौर का अगर करिकुलम उठा के देख ले तो उसमें क्या था? रिलीजियस था। आज के दौर में अगर उठा करके आप करिकुलम को देखें तो क्या है? टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, ये चीजें हैं। तो हम सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सीखते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि इसका जो कंपोनेंट होगा सोसाइटी भी होगा। कहां सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं, तो कहते हैं कि इसका कंपोनेंट जो होगा स्कूल भी होगा। और किसके माध्यम से सीखते हैं हम लोग? करिकुलम के माध्यम से, तो कहते हैं करिकुलम भी इसका ये होगा। एनवायरनमेंट भी कंपलसरी है आपको टीचिंग करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इन सब का एक दूसरे के ऊपर भाग होता है। इसीलिए मैंने इस खाने में सजा करके बताया है कि ये सब जो चीजें हैं ना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो चीजें हैं एक दूसरे से अलग नहीं है, ये चारों पांचों चीजें जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसको माना जाता है कि ये सारे जो है कंपोनेंट्स है टीचिंग के, और ये सारे कंपोनेंट्स टीचिंग में कंपलसरी है। इतना समझ में आया? अब यही कंपोनेंट्स के बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं 2 होते हैं, नहीं 3 होते हैं, नहीं 4 होते हैं। कौन क्या क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। देखिए, ग्रीन साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं? ये मानते हैं 1964 में इन्होंने 4 भागों में बांटा टीचिंग के कंपोनेंट्स को। ये कौन कौन सा होता है? एक होता है ट्रेनिंग, और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशन। तो ये ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद होता है आपका कंडीशनिंग यानी कि अनुकूलन होता है। उसके बाद होता है आपका इसके बाद होता है आपका इंडोक्ट्रिनेटिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि समझाना कोई चीज। तो इसका भी यही मतलब है कि ये चारों जो एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये चारों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं यानी कि एक दूसरे का हिस्सा होता है एक तीसरे में सब चीजों का। उसके बाद हम समझते हैं, देखिए एक जो है एक साइकोलॉजिस्ट है वो है मैकडोनाल्ड। इन्होंने 1965 में, इन्होंने कब? 1965 में जो कंपोनेंट्स बनाए थे वो क्या क्या बनाया था? इन्होंने कहा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? टीचिंग होते हैं, उसके बाद कौन होता है? लर्निंग होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद करिकुलम होता है। तो ये भी आपने देखा। तो कहने का मतलब है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी चीजें, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, ये सारे कंपोनेंट्स कोई 3 बोलते हैं, कोई 4 बोलते हैं, कोई 5 बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि पांचों के पांचों याद कर लेना, इसमें दिक्कत क्या है ना? तो ये चीज क्या आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसमें कंपोनेंट्स की कंपलसरी होती है? कंपोनेंट्स किस किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे टीचर स्टूडेंट को करता है और करिकुलम दोनों को करता है, सोसाइटी सब पांचों को करता है क्योंकि सोसाइटी उसमें क्या कहते हैं कॉपी की जाती है। तो ये कंपोनेंट्स होता है आपका। इतना समझ में आ गया? अब समझिए कि इसके बाद आप क्या लिखेंगे। कंपोनेंट्स बताने के बाद में अब आप लिखेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के जो चर होते हैं। शिक्षण का कोई चर होगा, चर किस चर में बांट करके आपका शिक्षण कराया जाएगा उसको समझिए। देखिए, जो पहला चर होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट को क्या बोलेंगे? यानी कि स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट को क्या बोलेंगे? यानी कि स्वतंत्र जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र वेरिएबल में क्या होता है कि एक शिक्षक जो होता है ना एकदम आजाद होता है, उसमें कोई कंपोजिशन नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही पढ़ाना है, आपको इतना ही पढ़ाना है, आपको इसी तरीके से पढ़ाना है। यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो अपने नॉलेज को पूरी तरीके से सिखा सकता है, पूरे टाइम तक वो चाहे तो पढ़ा सकता है। उसके बाद होता है आपका डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट यानी कि कोई जो होता है ना इस पे डिपेंड होता है। यानी कि डिपेंड किस पे होता है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी पर डिपेंड होता है कि आपको इतना ही नॉलेज देना है, इसी लेवल से पढ़ाना है, इतना पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है, जिस तरीके से बच्चा सीखना चाहेगा उस तरीके से सिखाना है। यानी कि डिपेंड रहेगा यहां पर टीचर बच्चे पे, जिसे चाइल्ड सेंटर कहते हैं ना। चाइल्ड सेंटर में टीचर डिपेंड होता है बच्चे पे कि बच्चा जितना सीखना चाहेगा, जिस तरीके से सीखना चाहेगा, जिस मेथड से सीखना चाहेगा, उसी पर डिपेंड होकर के एक शिक्षक को बच्चे को सिखाएगा। उसके बाद होता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब होता है कि हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर का क्या मतलब होता है कि जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, ये सारी चीजें क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, यानी कि इंटरवेनिंग करता है। वेरिएबल इंटरवेनिंग होता है, ये यहां पर हस्तक्षेप होता है। ये सारी चीजें, ये जो विधि है ना, ये मेथड ये कहता है कि ये जो करिकुलम है, ये जो पाठ्यक्रम है, इसको खत्म कर दो। ये क्या है? सिखाने में बाधा बन रहा है, क्योंकि मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरे अंदर जो क्या
कहते हैं कि एक ज्ञान भरा हुआ है, उसको जब आप लिमिट कर देते हो ना तो वो हस्तक्षेप बनना शुरू हो जाता है। पाठ्यक्रम को आपने लिमिट कर दिया तो मेरे लिए हस्तक्षेप बन गया, क्योंकि मेरे अंदर जो ज्ञान है वो बहुत भरा हुआ है, तो बच्चों को मैं बहुत ज्ञान देना चाहता हूं, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं आपका इंटरवीनिंग जो होता है वेरिएबल, ये कहता है कि नहीं, जितना पाठ्यक्रम कहेगा, जिस विधि से पाठ्यक्रम कहेगा, जो सोसाइटी कहेगा उसी चीज को सिखाना है, अदरवाइज नहीं सिखाना है। तो ये था आपका वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उन वेरिएबल्स को फंक्शनल तरीके से आप समझिए, उसी तरीके से आप कॉपी में भी लिखेंगे। देखिए यहां पर फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स, यानी कि शिक्षण चरों के कार्य किस तरीके से होंगे, शिक्षण चरों के कार्य किस तरीके से होंगे उसको समझिए। देखिए पहला होता है आपका डायग्नोस्टिक फंक्शन। डायग्नोस्टिक को क्या मतलब बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य का क्या मतलब होता है कि यहां पर जो है ना शिक्षक जो है एकदम पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि ये होते हैं, क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको कोई डिपेंडेंट नहीं है ना, यहां पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। यहां पर डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है कि यहां पर जो है टीचर जो है खाली उसकी क्षमता को समझेगा और फिर अपने तरीके से पढ़ाना शुरू करेगा। तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को निकालेगा, उस प्रॉब्लम को निकाल करके बच्चे को पढ़ाना शुरू करेगा। सपोज दैट कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो है हिंदी मीडियम से सीखना चाहता है। अब जो है टीचर हिंदी मीडियम से डायग्नोस्टिक निकाल रहा है, डायग्नोस्टिक करना, उसकी बीमारी को निकालना, फिर उस पर जो है सॉल्यूशन निकालना। तो बच्चे की जो कमियां हैं, बच्चे की जो कमजोरियां हैं वो ये है कि बच्चा जो हिंदी मीडियम से सीखना चाहता है, तो बच्चे को अब जो है डायग्नोस्टिक लेवल क्या होगा कि प्रॉब्लम निकाल करके उसका सॉल्यूशन करो। उसके बाद होता है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से क्या मतलब होता है कि आप ना बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को जानो पहले, तब जाकर के उसको सिखाने की कोशिश करो। उसके बाद होता है आपका डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि बच्चा जो आपके क्लास में बैठा हुआ है, हर बच्चा अपने दिमागी लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, अपने माइंडली लेवल पे हर तरीके से डिफरेंस है। तो एक टीचर को कंपलसरी है कि वो पहले समझे कि कौन बच्चा कितना हायर लेवल का दिमाग रखता है, कौन बच्चा कोई मंद बुद्धि का है, कौन बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है। वो समझ करके वो क्या करे, अपना जो है वेरिएबल्स को अप्लाई करें अपने टीचिंग मेथड में। उसके बाद होता है आपका प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन। प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन को क्या बोलेंगे, उपचारात्मक कार्य। प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन में क्या होता है, प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन में यह होता है कि जो चीजें वहां पर आपने सिखाया था, कहां पर डायग्नोस्टिक लेवल में सिखाया था, वहां पर जो कमियां रह गई थी, वहां पर जो उपचार रह गया था, वहां पर जो सॉल्यूशन करना रह गया था, यहां पर आकर के आप करोगे। यानी कि यहां पर जो आपने बच्चे ने देखा, पहले लेवल पर आपने डायग्नोस्टिक लेवल में देखा कि क्या बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विधियों से सिखाया जा सकता है, क्या बच्चों को सिर्फ वही सिखाएं या फिर सृजनात्मक तरीके से बताएं या फिर इनसाइड थ्योरी के तरीके से बताएं। वो सारी चीजें जब आपने प्रॉब्लम वहां पे सीख लिया ना, तो यहां पर आकर के जो है प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन में आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, योजना बनाना शुरू कर दोगे कि किस तरीके से मुझे बच्चों का जो है प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करना है। उसके बाद क्या होता है आपका, आप वो जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है ना, वो एक अरेंजमेंट तरीके से आप शुरू कर दोगे। जैसे कि आपने देखा कि बच्चा जो है 8वीं क्लास में है, लेकिन बच्चे को क्या है कि अपना एड्रेस तक लिखना नहीं आता है, बच्चे को क्या है इंग्लिश के कुछ सेंटेंस ही नहीं आता है ना, ऐसे भी नहीं पढ़ सकता है, पोएम भी नहीं पढ़ सकता, 8वीं क्लास में है। तब आपने क्या किया, ये प्रॉब्लम निकाला और निकाल करके जो है प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन में इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया, सिस्टम शुरू कर दिया कि नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के बाद मैं 4 मिनट 5 मिनट मैं प्रीवियस नॉलेज को भी आपको सिस्टमैटिकली योजना बना करके सिखाता चलूंगा। तो ये था आपका। उसके बाद होता है आपका इवैल्यूएशन फंक्शन, यानी कि मूल्यांकन कार्य। इवैल्यूएशन फंक्शन में क्या होता है, जो चीजें एक टीचर ने आपको सिखाया है वो चीजें आप जो है इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना कि जो चीजें मैंने सिखाया था वो सीखा भी कि नहीं आपने, आपके बिहेवियर में एक्सचेंजिंग आया भी कि नहीं, जो चीजें मैंने आपको बताया था वो आपको याद हुआ भी है कि नहीं। तो यहां पर जो है एग्जामिनेशन करना शुरू कर देते हैं लास्ट लेवल में कि बच्चे को देखें कि बच्चे ने कितना उसको गेन किया है, बच्चे ने उसको कितना सीखा है। यह था आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपने वेरिएबल्स पढ़ा, जिसमें कि आपने इसमें क्या है कंपोनेंट्स पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा। अब जो है इसके टाइप्स में आते हैं। टाइप्स को भी लेकर के अगर आप किताबें खोलेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, 50 हजारों तरह के टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको उन टाइप्स में नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा टाइप्स ऐसा कंपलसरी है जिसको आपको याद रखना है। देखिए मैंने यूं तो आपको सारे टाइप्स दे दिए हैं और समझा भी दूंगा, लेकिन आप जो है कितना याद रख सकते हैं, कितना कंपलसरी है आपको आंसर में लिखना, उसको मैं बताऊंगा आपको। देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या बोलेंगे, शिक्षण के जो प्रकार होते हैं, शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के प्रकार 4 से 5 भागों में बटे हुए हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार देखने को के लिए मिलेगा। मैं आपको एक एक बताता चलूंगा और जो कंपलसरी होगा उसको भी बताऊंगा मैं कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए पहला होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य के बिहाफ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन कौन सा होता है। कॉग्निटिव होता है, यानी कि
ज्ञानात्मक होता है, अफेक्टिव होता है यानी कि भावात्मक होता है, और साइकोमोटर होता है जो कि मनोगत्यात्मक होता है। अब इसको समझो, इसको मैंने पहले भी समझाया है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी को अप्लाई करता है। इसमें क्या है, कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है बच्चे को कोई ज्ञान देना पहले। उसके बाद होता है अफेक्टिव, अफेक्टिव का क्या मतलब होता है कि बच्चा जो है उसको ग्रहण करना सीख रहा है। अफेक्टिव में बच्चा जो है रिसीव करना सीख रहा है, वो सोचना सीख रहा है। उसके बाद जो होता है साइकोमोटर, साइकोमोटर में क्या करता है, वो उसको जो एक्शन में लाना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चा वो अब करना शुरू कर देता है। ये था आपका किस पे, ऑब्जेक्टिव टीचिंग पे। अब जो है इसका जो है टीचिंग लेवल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल पर जो इसका प्रकार होगा कौन कौन सा होगा। एक होगा आपका मेमोरी लेवल, जिसको क्या बोलेंगे, स्मृति स्तर। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको क्या बोलेंगे, बोध स्तर। उसके बाद होता है आपका रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतन स्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद हो गया ना तो एक ही इतना ही आपको जो है 10 में से 10 नंबर दिला देगा। अब इसको समझो, क्योंकि ये जो है नेट में भी आपको क्या कहते हैं कि समझना होता है। अब इसको अच्छी तरीके से समझो, ये किस तरीके से होता है, यहां पर आप देख सकते हो, है ना, यहां पर आप देख सकते हो। देखो ये जो होता है ना आपका क्या कहते हैं, ये जो होगा आपका यहां पर ये मेमोरी लेवल हो जाएगा, और यहां पर जो हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा, और यहां पर आपका जो होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। कहने का मतलब है कि ये जो मेमोरी लेवल होता है ना, पहला सबसे निम्न होता है, सबसे नीचे होता है, सबसे ये नीचे होता है, यानी कि बच्चा यहां पर अपने दिमागी क्षमताओं को डेवलप नहीं करता है, यहां पर सिर्फ वो चीजों को रट लेता है, याद कर लेता है, कोई दिमागी प्रोग्रेस नहीं होता है। उसके बाद जब आगे बढ़ता है बच्चा तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग करता है, यानी कि अपने दिमाग को थोड़ा बहुत यूज करना सीख जाता है। यूज करने का क्या मतलब है कि अब वो चीजों को ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। अब जो लास्ट में जो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, यहां पर आकर के बच्चा जो है सिर्फ ग्रहण नहीं करता है, सिर्फ रिसीव नहीं करता है नॉलेज को, बल्कि अब जो है जिस परिस्थिति में उस नॉलेज को यूज करना होगा वो सारी परिस्थिति में ये बच्चा अपने नॉलेज को यूज कर पाएगा। तो ये था आपका टाइप्स, ठीक है, और ये कंपलसरी है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम में भी बटा होता है, टीचिंग का जो मेथड होता है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण जो प्रणाली है वो शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग भी बटा होता है। देखो पहला होता है आपका ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, एक तंत्र। एक तंत्र में क्या होता है कि एक तंत्र में ये होता है कि यहां पर जो है ना कि टीचर जो होता है डोमेन की तरह से होता है, यानी कि बहुत हार्ड होता है। यहां पर जो है एक तंत्र में क्या होता है जिसको हम तानाशाह बोल सकते हैं, यानी कि एक तंत्र, यानी कि यहां पर बादशाहत वाली बात होती है कि यहां पर जो है यहां का जो राजा है, यहां का राजा जो है यहां पर कौन सी चीज पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा लैंग्वेज अप्लाई करना है, ये सारी चीजें इसमें अप्लाई होती है। जैसे कि आप चीन में देख सकते हो कि वहां पर डोमेन वाला जो है सिस्टम अप्लाई होता है। टीचर क्या करते हैं, वही चीज पढ़ाएंगे जो चीज गवर्नमेंट चाहती है वहां की। उसके बाद होता है आपका डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र में यह कहता है कि बच्चा या फिर स्टूडेंट या फिर सोसाइटी जिसकी रिक्वायरमेंट करेगा उस चीज को पढ़ाया जाएगा, यानी कि बच्चा जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद होता है आपका लीजर फेयर, यानी कि हस्तक्षेप रहित, यानी कि यहां पर अगर हस्तक्षेप रहित में क्या होता है कि टीचर फ्रीडम पा लेता है। टीचर को कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्या पढ़ाना है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, लीजर फेयर को क्या बोलेंगे, हस्तक्षेप रहित। यानी कि हस्तक्षेप रहित का मतलब होता है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा यहां पर जैसा टीचर चाहेगा, जिस मन से चाहेगा, जिस विधि से चाहेगा, जो नॉलेज चाहेगा, जो करिकुलम चाहेगा उसको पढ़ाता चला जाएगा। उसके बाद जो होता है आपका नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टीचिंग। नेचर टीचिंग में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। पहला होता है कि डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आप कोई चीज एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाना शुरू करो। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं कि डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है, डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि आप ना उसका प्रॉब्लम को पहले जानो, फिर उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, फिर यहां पर रेमेडिकल, यानी कि वो जो प्रॉब्लम निकाला था अब उसकी जांच करने के बाद में उसका सोल्यूशन निकालो। उसके बाद में होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज। एजुकेशनल एक्टिविटीज में क्या होता है, पहला पॉइंट देख दो, प्रेजेंटेशन, यानी कि आप कोई भी चीज कर रहे हो ना तो आप उसको प्रेजेंट करके दिखाओ। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसको सामने ला करके दिखाओ जो चीज आप सिखाना चाह रहे हो। उसके बाद होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि यहां पर आप प्रूफ दो, आप ये जो चीजें सिखा रहे हो ना आप प्रूफ के साथ में सिखाओ। इसको उर्दू में दलील बोलते हैं ना, यानी कि सबूत बोलते हैं, दलील बोलते हैं। यहां पर जो है यहां पर आपने क्या है, कोई चीज आपने दिखाया, अब यहां पर ला करके जो है आप प्रूफ दोगे जो चीज आप सिखा रहे हो। उसके बाद होता है कि एक्शन, अब प्रूफ मिल गया तो अब एक्शन करना सिखाओ, एक्शन के तरीके से सिखाओ। उसके बाद जो होता है आपका लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम जो होता है, एक होता है आपका फॉर्मल, जिसमें कि हर चीजें बाउंडेशन में होती है, लिमिटेशन में होती है, यानी कि आपको पढ़ना कितना है, कौन सा करिकुलम पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम टाइम, सब कुछ फिक्स होता है यहां पर। उसके बाद होता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि नॉन फॉर्मल में कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि कोई चीज यहां पर डिफाइन ही नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं, आप जहां चाहो जिस तरीके से चाहो पढ़ते रहो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या
क्या होता है, इनफॉर्मल में ये होता है कि आप जो है जहां भी पढ़ो, जो भी करो, कुछ चीजें यहां पर डिसाइड होती है। जैसे कि आपको एग्जाम लास्ट में एक बार देना है, जैसे कि आपका जो है प्राइवेट कोर्स होता है, जैसे कि डिस्टेंस कोर्स होता है, उसमें आपको किताबें दी जाती है, नहीं भी दी जाती है, लेकिन एग्जाम का डेट फिक्स होता है, बाकी चीजों का कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये था आपका टाइप्स, ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये था आपका कंपोनेंट। ये सारी चीजें अगर आप इस तरीके से लिखेंगे अपना आंसर तो बहुत इफेक्टिव होगा। अब हम सीखेंगे लैंग्वेज के जो टीचिंग के जो प्रोसेस होते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।